नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका विद्या लाइव यूट्यूब चैनल पर। आज शुरुआत करते हैं दूसरा सेशन, हिंदी का दूसरा सेशन, जिसमें हमने आपको पहले सेशन में बताया था भाषा के प्रकार तक कि भाषा कितने प्रकार की होती है, जिसमें हमने आपको बताया कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार की होती है। तीनों प्रकार में हमने बताया, पहला पॉइंट मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। आइए इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी करते हैं। भाषा के प्रकार में, भाषा के प्रकार में भाषा कितने प्रकार की, तो हमने आपको पहले भी बता दिया था कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? मौखिक भाषा। कौन सी? मौखिक भाषा। और दूसरी जो भाषा होती है वो होती है लिखित भाषा। वो भाषा होती है लिखित भाषा। और जो तीसरी भाषा होती है वो होती है सांकेतिक भाषा। तीसरी भाषा होती है वो होती है सांकेतिक भाषा। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। और मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया था वीडियो के लास्ट में। मैंने आपको बताया था कि वीडियो की दूसरी चीज़ कि हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो लास्ट तक वीडियो को नहीं देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि मैंने वीडियो के लास्ट में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया था। उसमें मैंने क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन पूछा था कि सबसे सरल भाषा कौन सी है। इन तीनों भाषाओं में मैंने क्वेश्चन दिया था। जो पहला क्वेश्चन था कि सबसे सरल भाषा कौन सी है, सबसे सरल भाषा कौन सी है। और जिसका जो जवाब मिला है मुझे, केवल एक जवाब आया है सौरभ पांडे जी का। और सौरभ पांडे जी ने बताया कि सबसे सरल जो भाषा होती है वो होती है मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। और सौरभ पांडे जी का जवाब बिल्कुल सही है। और दूसरा भी जवाब सौरभ पांडे जी ने ही दिया था दूसरे क्वेश्चन का कि सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है। सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है? सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है या कौन सी है इन तीनों भाषाओं में? तो वो है सांकेतिक। जो इसका आंसर है वो सांकेतिक भाषा। अब कारण क्या है? मौखिक भाषा सरल, सांकेतिक भाषा कठिन। इस पे चर्चा करते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा आने वाले एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम बिल्कुल आपके सामने है। आप जेल वार्डर या घुड़सवार जो पुलिस है उसकी जो वैकेंसी आई उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो हिंदी भी एक मुख्य भूमिका निभाती है। तो उम्मीद करते हैं आप सब वीडियो को अंत तक देखेंगे। और दूसरी चीज़, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और जो आपके हर दिल अजीज़ हैं उन तक शेयर करें, उनको जोड़ने का प्रयास करें इस यूट्यूब चैनल से। और शुरुआत करते हैं कि मौखिक भाषा। मैंने आपको बताया था कि मौखिक भाषा के बारे में होती क्या है। मौखिक भाषा हमने बताया था भाषा क्या होती है। तो भाषा भाष्य नामक धातु से निकली है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। मैंने विचार के बारे में भी आपको बताया था। और फिर बताया था भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार में मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक जिस माध्यम से पहुंचाता है, यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करता है और सामने वाला व्यक्ति उसे सुनकर ग्रहण करता है। सामने वाला व्यक्ति, या यहीं पर आप कह सकते हैं कि श्रोता सुनकर ग्रहण करता है, वहाँ पर मौखिक भाषा होती है। तो वो कौन सी भाषा होती है? वो होती है मौखिक भाषा। और मौखिक भाषा में हमने आपको बताया था कि ये होती है मौखिक भाषा। और मौखिक भाषा में हमने आपको बताया था कि अभी आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे होंगे, मेरे द्वारा बताई गई बातों को, मेरे विचारों को आप क्या कर रहे हैं? सुन करके ग्रहण कर रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या होती है मौखिक भाषा। यहाँ से क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेडियो पर गाना सुनना, रेडियो पर गाना सुनना किस भाषा के अंतर्गत आता है। रेडियो पर गाना सुनना किस भाषा के अंतर्गत आता है। या नेता द्वारा भाषण को संबोधित करना, नेता द्वारा भाषण देना, नेता द्वारा भाषण देना ये किस भाषा के अंतर्गत आता है। या क्वेश्चन आएगा कि वार्तालाप करना या नाटक, इन चारों में अगर आपसे पूछा जाए ये सब किस भाषा के अंतर्गत आते हैं, तो ये चारों किस भाषा के अंतर्गत आते हैं, इनका जो जवाब होगा वो होगा मौखिक। इनका जवाब क्या होगा, मौखिक भाषा के अंतर्गत। क्योंकि आप जानते हैं रेडियो पर आप गाना सुन रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति, कोई व्यक्ति होगा जो अपना विचार कैसे कर रहा है, बोल करके दे रहा है, और आप उसे क्या कर रहे हैं, सुन करके ग्रहण कर रहे हैं। नेताजी भी भाषण, अपने विचार क्या करते हैं, बोलते हैं, सामने बैठी हुई जनता क्या करती है, सुनती है। दूसरी चीज़ वार्तालाप में भी जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठ करके बात करते हो या किसी मुद्दे पर जो है चर्चा करते हो, तो वहाँ पर भी कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, मौखिक भाषा। नाटक में भी इस तरीके का ही बात होती है, सामने बैठकर दर्शक देखते हैं नाटक, और जो नाटककार होते हैं वो अपनी बातों को क्या करते हैं, बोल करके आप तक पहुंचाते हैं। वहाँ पर भी कौन सी भाषा होगी, वहाँ पर भी भाषा आपकी क्या होगी, मौखिक भाषा होगी। बात करते हैं लिखित भाषा की, तो लिखित भाषा में क्या है कि लिखित भाषा की जहाँ तक बात होगी, यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को लिख कर व्यक्त करता हो, अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करता हो और सामने वाला व्यक्ति उसे पढ़कर ग्रहण करता हो, और सामने वाला व्यक्ति उसे पढ़कर क्या करता हो, ग्रहण करता हो, वहाँ पर कौन सी भाषा होगी, तो वहाँ पर लिखित भाषा होगी। कैसी भाषा होगी, लिखित भाषा होगी। वहाँ पर कैसी भाषा होगी, लिखित भाषा होती है या होगी। अब आप जानिए कि इस तरीके के में हमने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने इसकी परिभाषा बताई थी कि यदि कोई व्यक्ति है क्या कर रहा है, अपने विचारों को क्या कर रहा है, लिख करके व्यक्त कर रहा है, और सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, पढ़ करके। तो यहाँ एक चीज़ और भी जानिएगा कि जो व्यक्ति होगा वो लिखेगा और सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, उसे पढ़ेगा। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आते हैं, अगर इसके उदाहरण की बात करें, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर आपको इस तरीके का दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी भाषा लिखित भाषा है, 4 विकल्प दिया जा सकता है, उसमें से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी लिखित भाषा है। तो जैसे आप जानते होंगे पत्र पत्रिकाएँ किस भाषा के अंतर्गत आएंगे, लिखित भाषा के अंतर्गत आएंगे। कहानी भी किस भाषा के अंतर्गत आएगी, लिखित भाषा के अंतर्गत आएगी। और समाचार पत्र किस भाषा के अंतर्गत आते हैं, समाचार पत्र, ये सारी चीज़ें। और आप कह सकते हैं पाठ्य पुस्तकें, जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं, ये सब किसके अंतर्गत हैं, पाठ्य पुस्तकें इत्यादि, ये सारी चीज़ें किस भाषा के अंतर्गत आते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस भाषा के अंतर्गत आती हैं, लिखित भाषा के। कारण क्या है, आप जानते होंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा यदि कोई भी कहानी लिखी गई होती है तो मुंशी प्रेमचंद जी क्या करते हैं, अपने विचारों को कैसे हमारे तक या आप तक कैसे पहुंचाते हैं, वो क्या करते हैं, लिखते हैं, और उस विचारों को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो लिख करके अपने विचारों को मुंशी प्रेमचंद जी व्यक्त कर रहे हैं और हम उसे क्या कर रहे हैं, पढ़ करके ग्रहण करते हैं। तो वहाँ पर कौन सी भाषा आ गई, लिखित भाषा। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो चीज़ें हैं, पत्र पत्रिकाएं, कहानियाँ, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तकें, ये सभी क्या है, लिखित भाषा के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं सांकेतिक भाषा की। किसकी, सांकेतिक भाषा की। तो सांकेतिक भाषा के प्रकार में
जो सांकेतिक भाषा के उदाहरण है इसकी मैं बात करता हूँ। सांकेतिक भाषा के एग्जाम्पल कौन से हैं? तो ऐसी भाषा, या फिर ऐसे कहिए कि यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को क्या करता हो, यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को ना तो वह बोलकर और ना ही क्या करता हो, ना बोलकर ना लिखकर व्यक्त करता हो, जबकि किसके द्वारा व्यक्त करता हो? संकेतों के द्वारा व्यक्त करता हो, संकेतों के द्वारा व्यक्त करता हो। तो वहाँ पर कौन से भाषा होती है? तो वहाँ पर भाषा होगी आपकी क्या? सांकेतिक भाषा। और सांकेतिक भाषा के एग्जाम्पल या उदाहरण, सांकेतिक भाषा के जो उदाहरण हैं इसमें सबसे पहला आपने देखा होगा कि यातायात जो पुलिस या सड़क चौराहे पर खड़ा हुआ जो सिपाही होता है उसके द्वारा गाड़ियों को रुकने व चलने के लिए क्या सूचना दी जाती है। वो सीटी बजाता है या यूँ आप देखते होंगे ऐसे हाथ करता है और सामने से कहता है इधर को जाने के लिए। तो लोग क्या करते हैं, वो बोलता नहीं है, केवल क्या करता है, संकेत देता है। इधर अगर आगे की तरफ संकेत दिया इसका मतलब सामने से आ रही गाड़ियों को क्या करना है, रुकना है। और जैसे हाथ करता है कि इधर दूसरी तरफ से जाने वाली गाड़ियों को इशारा करता है कि आप जा सकते हैं। तो यातायात जो है, यातायात सिपाही जो होता है या पुलिस, लेकिन कहाँ पर? चौराहे पर खड़ा हुआ सिपाही द्वारा गाड़ियों के रुकने व चलने के लिए दिया गया संकेत किसके अंतर्गत आता है? सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। और जो दूसरा पॉइंट आता है इसमें, दूसरा जो एग्जांपल है मैंने बताया था क्रिकेट के मैच में अंपायर के द्वारा अपनी उंगली को ऊपर की तरफ उठाने पर सामने खड़ा खिलाड़ी पवेलियन की तरफ जाने लगता है या मैदान छोड़कर जाने लगता है। तो कहने का मतलब क्या है, अंपायर के द्वारा क्या किया गया, एक इशारा दिया गया और सामने खड़ा हुआ खिलाड़ी क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन हैं, इसके उदाहरण हैं और इसके बारे में हमने आपको इससे पहले भी बताया था। लेकिन अब बात करते हैं इन तीनों में सबसे सरल भाषा कौन सी है, सबसे कठिन भाषा कौन सी है। तो सबसे सरल भाषा मैंने बताया अभी आपको कि मौखिक भाषा है। तो मौखिक भाषा सबसे सरल भाषा क्यों है और सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषा क्यों है, इस पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं सबसे सरल भाषा। जो सबसे सरल भाषा है वो कौन सी है? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा सबसे सरल भाषा क्यों है, इसका एक विशेष कारण है। सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा है क्योंकि सुनने वाले को अर्थ जो होता है इसका समझ में आ जाता है। क्योंकि जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, सुनने वाले को अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है। यही कारण है कि मौखिक जो भाषा है वो क्या है, सबसे सरल भाषा है। सबसे सरल भाषा क्यों है? क्योंकि जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, जो श्रोता होता है, उसका जो अर्थ जो आप बता रहे हैं, जो भी बात आप बोल रहे हैं, उसको आसानी से क्या हो जाता है, समझ में बात आ जाती है। बात करते हैं सबसे कठिन भाषा। जो सबसे कठिन भाषा है वो है आपकी सांकेतिक भाषा। और कारण क्या है कि ये कठिन क्यों है सांकेतिक भाषा? क्योंकि सांकेतिक भाषा ऐसी भाषा है ये सबके समझ में नहीं आती है। जिस व्यक्ति को, कहने का मतलब ऐसी भाषा है कि इसको समझना कठिन इसलिए है क्योंकि ये सबके समझ में नहीं आती है। कारण क्या है? जैसे आप समझिएगा, यदि आपके मित्र हैं और आप क्या करते हैं कि
क्रिकेट का मैच आपको खेलना है, क्रिकेट का मैच आपको खेलना है और आप टाइम दिए अपने मित्र को कि 5 बजे क्रिकेट के मैदान में आपको पहुंचना है, लेकिन क्या है कि आप अपने मित्र के घर पर नहीं जा सकते। कारण क्या है? क्योंकि उनके पिताजी इस क्रिकेट खेलने से क्या करते हैं, उनको मना करते हैं। तो आप जाते हैं और गली में, और जैसे ही गली में जाते हैं और 2 बार अपनी तालियों को क्या करते हैं, ऐसे बजाते हैं। जैसे ही 2 बार आप अपनी तालियों को बजाते हैं, आपका मित्र क्या करता है, घर से बाहर निकल आता है। कारण क्या है कि क्योंकि यह जो भाषा है केवल ऐसे व्यक्ति समझ सकते हैं जिनके बीच में ये पहले से ही कंफर्म होता है कि संकेतों को उसके बारे में संकेतों को उनको पता होता है कि इसका मतलब क्या है। तो ये भाषा यही कारण है कि कठिन होती, क्योंकि सबके समझ में नहीं आती है। जो व्यक्ति विशेष व्यक्तियों के समझ में आने का कारण क्या है कि उनको पहले से ही पता होता है कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि 2 बार जैसे ही आप ताली बजाए, आप पहले से ही अपने मित्र को बताएं हैं कि जैसे मैं 2 बार ताली बजाऊंगा और क्या होगा, जैसे ही मैं 2 बार ताली बजाऊंगा आपको क्या करना है, घर से बाहर निकल आना है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकल आता है, अब एक जगह और भी बात होती है सांकेतिक भाषा के। जैसे कभी आप सपोज दैट कभी आप जो है किसी शो में बैठे हुए हैं, कोई नाटक चल रहा है और नाटक आप देख रहे हैं, और इसी बीच जब कहीं पर भी आपको हंसी आती तब भी आप क्या करते हैं, ताली बजाते हैं। तो कहने का मतलब, ताली बजाने का मतलब 2 जगह से लिया गया है। एक जगह आप कभी खुश हो रहे हैं तब ताली बजा रहे हैं और दूसरी जगह अपने मित्र को बुलाने के लिए बजा रहे हैं। तो इसलिए संकेत को समझना बड़ा कठिन होता है, और यही कारण है कि सांकेतिक भाषा क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। और सांकेतिक भाषा के हमने बताया आपको क्या उदाहरण, जैसे आप देख लीजिए सांकेतिक भाषा के उदाहरण आप देखते होंगे। रोड पर जब आप चलते हैं तो माइल्ड स्टोन लगा होता है, पत्थर बना होता है और इस पर एक ऐसे एरो बना होता है। तो आप समझ जाते हैं, संकेत को समझने के लिए आप क्या करते हैं, आप समझ जाते हैं कि आगे जाने पर क्या है, मोड़ है। आप देखते होंगे जब कभी आप रोड पर चल रहे होते तो इस तरीके का चिन्ह बना होता है, और इसका मतलब होता है कि आगे क्या है, मोड़ है। दूसरी चीज़, पुलिस की सीटी बजने से ही व्यक्ति क्या होता है, जैसे यदि कोई व्यक्ति है, आप चौराहे से गुजर रहे हैं और पुलिस सीटी बजाता है, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी भाषा के अंतर्गत आता है, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। चिड़ियों का चहचहाना, चिड़ियों का चहचहाना, चिड़ियों का चहचहाना किस भाषा के अंतर्गत आता है, चिड़ियों का चहचहाना ये भी किस भाषा के अंतर्गत आता है, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। चिड़ियों का चहचहाना भी किसके अंतर्गत आता है, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। और भी एक चीज़ आप जानिएगा, अभी आपके दिमाग में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि क्या जो है ये भी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन जैसे कुत्ते भौंकते हैं तो क्या ये सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए इसमें एक नोट करने वाली एक विशेष बात ये होती है कि सांकेतिक भाषा के अंतर्गत वही शब्द आते हैं, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत वही शब्द आते हैं जो ऐसी कैसी ध्वनि हो, जो सार्थक ध्वनियाँ होती हैं, जो सार्थक ध्वनि हो उन्हीं को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत रखते हैं। जो सार्थक ध्वनियाँ होती हैं उन्हीं को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत रखते हैं। या जब तक कोई सार्थक शब्द ना दिया जाए, जब तक कि कोई क्या हो, सार्थक शब्द ना दिया जाए, सार्थक शब्द ना दिया जाए तब तक आप उसे सांकेतिक भाषा के अंतर्गत नहीं रख सकते। यदि कोई सार्थक शब्द है तो किसके अंतर्गत आएगा, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक ना, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब आगे सीखते हैं, आगे जानते हैं हिंदी भाषा के बारे में। अभी तक हम केवल भाषा के बारे में समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, अब जानते हैं हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी कहाँ से आई, हिंदी भाषा कहाँ से आई? तो आप जानते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था, जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा जो है या संस्कृत जो है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जगत जननी भाषा। संस्कृत को हम क्या कहते हैं, जगत जननी भाषा। जगत जननी भाषा, जगत जननी भाषा क्या है, संस्कृत भाषा कैसी है, जगत जननी भाषा। और दूसरी बात हमने आपको बताया था, जहाँ भी संस्कृत की बात होगी तो आपके दिमाग में, आपके जहन में एक चीज़ आना चाहिए, क्या, मूल
भाषा, ये कैसी भाषा है? मूल भाषा है। तो संस्कृत, तो हिंदी जब कहाँ से आई? संस्कृत से आई, संस्कृत भाषा से आई। तो आप जानिएगा कि जब संस्कृत में लगातार क्या हो रहा था? परिवर्तन, शब्दों में उनके क्या हुआ? उनके रूप बदलते गए, संस्कृत के रूप क्या होते गए? जो है बिगड़ते गए। संस्कृत में शब्दों के रूप क्या होते गए? बिगड़ते गए। और जब रूप बिगड़ते गए तो वहाँ से एक भाषा क्या होती है? संस्कृत दो भागों में टूट जाती है। तो संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत भाषा के जब रूप बदले तो संस्कृत का जो विकास हुआ वो दो भागों में हो गया। परिवर्तन होने के बाद इसमें ये दो भागों में, पहली लौकिक रूप कह लीजिए, या लौकिक भाषा में लौकिक रूप, लौकिक नहीं, लौकिक जी, वैदिक रूप में, और दूसरा किसमें? लौकिक जी, लौकिक रूप में। इनमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। किन में? संस्कृत भाषा में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। इनके शब्दों में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और क्या हुआ? ये दो रूपों में टूट गई, वैदिक रूप और लौकिक रूप। वैदिक रूप में या वैदिक संस्कृत आप कह सकते हैं, वैदिक रूप या वैदिक संस्कृत आप कहेंगे, वैदिक संस्कृत। ठीक वैसे ही लौकिक लौकिक संस्कृत। ठीक ना? इसमें क्या हुआ? वैदिक रूप में, इसमें जो है या वैदिक संस्कृत में, इसमें आपके वेद उपनिषद की रचना, वेद उपनिषद की रचना किसमें हुई है? वैदिक रूप में। किसमें? वैदिक रूप या वैदिक संस्कृत में। बात करते हैं लौकिक रूप या लौकिक संस्कृत में। इसमें क्या हुआ है? आप जानेंगे, आपका रामायण, महाभारत, इसकी रचना किसमें की गई है? इनकी रचना लौकिक संस्कृत में हुई। अब क्या हुआ? लौकिक संस्कृत का फिर वैदिक संस्कृत ऐसे ही रह गई, और लौकिक संस्कृत का क्या हुआ? फिर रूप में परिवर्तन होना शुरू हुआ। शब्दों के रूप क्या हुए? बिगड़ते चले गए। इसमें परिवर्तन हुआ, और जब परिवर्तन हुआ शब्दों में तो एक नई भाषा यहाँ से आई। लौकिक संस्कृत से एक नई भाषा आई। परिवर्तन होने के बाद शब्दों में जो है शब्द इनके जो है बिगड़े। लौकिक संस्कृत एक भाषा निकल करके आई, जो भाषा थी पाली भाषा। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा। भाषा जो नई आई, पाली भाषा। अब यहाँ से आपके एक जीके का एक क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आप पढ़ोगे हिस्ट्री में कि बौद्ध धर्म, एक धर्म के बारे में आप पढ़ोगे, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का जो मुख्य भाषा थी बौद्ध धर्म में जो बौद्धों की मुख्य भाषा थी वो कौन सी थी? पाली भाषा। तो जीके का भी यहाँ से क्वेश्चन एक है कि बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा कौन सी थी? पाली भाषा। और पाली भाषा, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हैं, जो इनके त्रिपिटक हैं, उसकी रचना, त्रिपिटक में रचना जो की गई किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में। और जब कुछ दिनों के बाद फिर पाली भाषा में भी शब्दों का क्या होने लगा? उनका रूप बिगड़ना शुरू हुआ। तो पाली भाषा में शब्दों के जब रूप बिगड़े, उनमें परिवर्तन हुआ। फिर से जब परिवर्तन हुआ तो पाली भाषा फिर किस में परिवर्तित हो गई? प्राकृत भाषा में। और जब प्राकृत भाषा में बिगड़ गई, प्राकृत भाषा में परिवर्तन हुआ। और प्राकृत भाषा आप जानेंगे, यहाँ से फिर एक क्वेश्चन बनेगा हिस्ट्री का ही कि प्राकृत भाषा किस धर्म की मुख्य भाषा थी? तो जो प्राकृत भाषा थी वो जैन धर्म की, कौन से धर्म की? जैन धर्म की मुख्य भाषा थी। और जैन धर्म में इनका जो ग्रंथ है आगत की रचना किस भाषा में की गई? प्राकृत भाषा में। और फिर प्राकृत भाषा का रूप बिगड़ा, इसमें भी परिवर्तन हुआ, इनके भी शब्दों में रूप बिगड़ते चले गए। और जब प्राकृत भाषा का रूप बिगड़ा या परिवर्तन हुआ तो एक नई भाषा आई, अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश भाषा का जो रूप आया, और इसी अपभ्रंश भाषा में फिर से परिवर्तन हुआ। इसमें भी क्या हुआ? एक बार फिर परिवर्तन हुआ। और अपभ्रंश भाषा में जब परिवर्तन हुआ तो इसमें एक नई भाषा बनी,
सैनी, सौर सैनी अपभ्रंश। और सौर सैनी अपभ्रंश के बाद जब इसमें परिवर्तन हुआ, इनके रूप बिगड़े, इनमें शब्दों के रूप बिगड़े, तो कौन सी भाषा निकल करके आई? तो एक जो आपकी भाषा है या मेरी भाषा है, हिंदी भाषा, इसका विकास हुआ। हिंदी भाषा तब कहाँ से निकल करके आई? हिंदी भाषा निकल करके आई सौर सैनी अपभ्रंश से। तो आप देख रहे हैं, हमने बताया कि हिंदी भाषा कहाँ से, इसका विकास कैसे हुआ। तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ, संस्कृत भाषा क्या है? जगत जननी भाषा है। और संस्कृत के दो रूप, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत के जो है इसमें शब्दों में परिवर्तन होना शुरू हुआ और ये किस में बदल गई? पाली भाषा में। लौकिक संस्कृत किस में बदली? परिवर्तन हुआ और पाली भाषा में। और पाली भाषा आप जानते हैं, हमने आपको बताया बौद्ध धर्म की क्या है? पवित्र त्रिपिटक जो लिखे गए हैं, त्रिपिटक में जो रचना की गई है उसमें पाली भाषा, और बौद्धों की मुख्य भाषा क्या है? पाली भाषा। फिर पाली भाषा में जब परिवर्तन हुआ, उनके शब्दों में उनके शब्द जो बिगड़ गए तो वो किस में आ गए? प्राकृत भाषा में। इस तरीके से हिंदी कहाँ से आई? सौर सैनी अपभ्रंश से। आज के लिए इस वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।